हाँ, सुपरपोजिशन ऑफ वेव। देखो बेटा, अपन ने लास्ट टर्म तक प्रोग्रेसिव वेव पढ़ ली थी। स्टेशनरी वेव अपन जब बनाएंगे तब पढ़ेंगे, अभी मैंने उसके बारे में कुछ नहीं बताया, बस ये बताया एनर्जी प्रोपोगेट नहीं करती, वो भी डेफिनेशन में। अब देखो सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होती है बेटा? सुपरपोजिशन होता है मिलना, दो वेव का मतलब एक ओवरलैप होना, उसमें इंटरफेरेंस होगा या क्या रिजल्ट आएगा वो आगे की बात है ना। कई बच्चा मिलने को ही इंटरफेरेंस समझ लेता, नहीं, वो वेव के टाइप पर डिपेंड करेगा और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और पार्टिकल के डायरेक्शन ऑफ मोशन और वेव के डायरेक्शन ऑफ मोशन और पार्टिकल के डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन पे चला जाओ। टू और मोर वेव, अब वेव कैसी भी हो ना, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल दोनों के लिए सुपर, हाँ, टू और मोर वेव प्रोपोगेट इन ए मीडियम साइमल्टेनियसली। टू और मोर वेव प्रोपोगेट इन ए मीडियम साइमल्टेनियसली, दोनों वेव साथ साथ चल रही है, ऐसा नहीं है एक आगे बाद में, नहीं, मतलब एक के जाने के बाद दूसरी वाई नहीं, दोनों साथ साथ मूव कर रही है ना, एक साथ। देन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल, कि उस मीडियम के किसी भी पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी समय पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, विल बी द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल वेव। तो इंडिविजुअल वेव जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रही है उनके रिजल्टेंट के बराबर होगा। समझ में आ गई बेटा? तो दिस फिनोमिनन ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू वेव्स, टू और मोर वेव्स इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। ठीक है, दो या दो से अधिक वेव का किसी जगह पर ऐसा इंटर कनेक्टेड होना या इंटरमिक्स होना इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। ठीक है साहब। इफ y1, y2, y3 आर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, अगर ये इंडिविजुअल वेव के द्वारा दिए गए डिस्प्लेसमेंट है ना, देन एट ए पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये इंडिविजुअल वेव द्वारा दिया गया डिस्प्लेसमेंट है। जैसे ये कोई पार्टिकल है, यहाँ पे एक वेव आई यूं वाइब्रेट करती हुई, दूसरी आई यूं, तीसरी आई यूं, सब आ गई। तो पहली वाली का डिस्प्लेसमेंट कराने की अपनी क्षमता होगी, y1 दिया, दूसरी वाली ने y2 दिया, थोड़ा लेट दिया, जो भी दिया, y2 दिया, एक ने y3 दिया, तो सबका वेक्टर सम। सर वेक्टर सम क्या? कोई वेव यूं आई मान लो और एक यूं आई, है ना, एक यूं आती भी ओवरलैप हुई और एक यूं जाती भी ओवरलैप हुई, तो एक का डिस्प्ले एक यूं, तो वेक्टर सम यूं तिरछा आएगा, तो उसका वाइब्रेशन यूं तिरछा होगा। ठीक है, तो y1, y2 and y3 dash 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 are the displacement of particle at a particular instant due to individual wave, then the resultant displacement of wave is given by this। ये resultant displacement होगा, तो जो resultant displacement होगा y net वो होगा y1 plus y2 plus y3 है। ठीक है, ये net displacement होगा। ठीक सा। Principle of superposition holds for all type of waves, mechanical as well as electromagnetic wave। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों के लिए होल्ड होता है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होल्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ वेव, मैकेनिकल एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल दोनों वेव के लिए होल्ड होएगा। ठीक है, चलो आ जाओ। ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव द फॉलोइंग फिनोमिनन कैन बी सीन। अब देखो सुपरपोजिशन करा दिया, दो वेव मिल गई, अब वो कैसी थी और कैसी मिली उस पर डिपेंड करेगा, इंटरफेरेंस होगा, बीट्स होगा या स्टैंडिंग वेव होगी। देखो इंटरफेरेंस कब होता है? जब फ्रीक्वेंसी तो इक्वल हो। क्या हो दोनों वेव की? फ्रीक्वेंसी इक्वल। सर फ्रीक्वेंसी इक्वल होना क्यों जरूरी है? बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी वेव ऊपर जाते हुए यहां मिली इस पार्टिकल पे, और ये वाली वेव भी उसी समय मिली जब ये ऊपर जा रही थी, ये भी ऊपर जा रही थी, तो दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। देखो दोनों ने एक दूसरे का, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो आगे बढ़ेंगे, तो दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। अब जब दोनों एक दूसरे का साथ देंगे तो एकदम से एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ये समझ गए क्या? तो ये ऊपर जाती हुई मिली, ये भी ऊपर जाती हुई मिली, दोनों ओवरलैप हुई। ये अच्छा, अगर शुरू में साथ है और चूंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, तो जब एक सेकंड में एक राउंड करेगी तब ये भी एक राउंड कर लेगी, तो बोल तो दोनों के राउंड भी साथ साथ कंप्लीट होंगे। अरे बोलो। अच्छा, अपोजिट है, हो सकता है अपोजिट हो दोनों, तब भी एक साथ राउंड कंप्लीट होंगे। देखो दोनों एक दूसरे को काटेगी और हर समय काटती रहेगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है। जब ये अपर एक्सट्रीम पे होती है, लोअर पे होती है, ये लोअर पे होती है, अपर पे होती है, ऐसे चलता रहेगा। समझ गया? तो सिंक्रो, इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। तो दोनों की अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो दे विल ऑलवेज बी सिंक्रोनाइज्ड। ये इंटरफेरेंस हो गया। तो इसमें क्या होगा बेटा? फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल, इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड नियरली इक्वल। ये नियरली इक्वल, अगर अनइक्वल भी होंगे चलेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस भी होगा चलेगा, लेकिन नियरली इक्वल होंगे तो आपको इंटरफेरेंस दिखाई देगा, अच्छे से ऑब्जर्व होगा। तो गुड इंटरफेरेंस के लिए इक्वल होने चाहिए। सर क्यों? बताता हूं। ताकि जहां पर एक दूसरे का विरोध करे, जैसे एक पॉइंट है, एक वेव ऊपर जा रही है और एक नीचे जा रही है, एक ऊपर जा रही है उसी समय एक नीचे जा रही है, तो मैं बोलता हूं दोनों एक दूसरे को काट के जीरो नेट एम्पलीट्यूड दे देगी, और जीरो दे देगी तो वहां पे इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी साउंड की। अगर साउंड की बात कर रहा हूं तो कुछ भी सुनाई नहीं देगा, कट जाएगी इंटेंसिटी। ठीक है ना? तो ये ठीक है ना? तो नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल और नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड, ताकि जहां कटे हुआ जीरो आ जाए।
ठीक है बेटा। अच्छा, अनइक्वल होंगे तो भी होगा, लेकिन फिर अच्छा इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक साहब। बीट्स, बीट्स में क्या होता है बेटा, अब देखो दो इक्वल फ्रीक्वेंसी की और डिफरेंट एम्पलीट्यूड या थोड़े से डिफर करते हुए एम्पलीट्यूड की वेव मिली तो ये बीट्स, बीट्स क्या होता है बेटा, नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी की दो वेव जब सुपर इंपोज हो, नियरली इक्वल। ठीक है, तो बीट्स क्या होता है, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी, लगभग इक्वल फ्रीक्वेंसी की दो वेव जब ओवरलैप करे सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट, नियरली इक्वल। नियरली इक्वल मतलब जैसे एक की 1000 हर्ट्ज हो गई और एक की 1002 हर्ट्ज हो गई, तो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस, 1000 के कंपैरिजन में दो बहुत नेग्लिजिबल है, उस समय बीट्स सुनाई देंगे। सर बीट्स क्या होता है बताता हूं। देखो बेटा, जब फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 2 है तो एक सेकंड में 2 बार साथ देगी एक दूसरे, मतलब 2 बार मैक्सिमा आएगा, ये इस टाइप की कोई वो बनेगी। तो एकदम से आवाज तेज धीरे ऐसा होगा, ये तो एकदम से ऐसे, तो 2 बार बहुत तेज आवाज आएगी, तो इसको बोलते हैं बीट्स। क्लियर है। तो बीट्स में क्या होता है, बार बार उनका क्या होता है, फेस चेंज होगा, क्योंकि दोनों का सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। दोनों साथ मिली, थोड़ी देर बाद ये आगे होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा 1002, इसकी 1000, तो ये थोड़ी आगे हो गई, फिर ये ऐसे डिस्टर्बेंस आ गया, ऐसे करते फिर थोड़े टाइम बाद वापस साथ होगी, तो एक सेकंड में 2 बार साथ आएगी, वो अपन आगे बात करेंगे, है ना, डिटेल स्टडी करेंगे तब। तो बीट्स में नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी, वेव ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी, नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी। ठीक सर। स्टेशनरी वेव, सुपरपोजिशन ऑफ टू इक्वल वेव इन अपोजिट डायरेक्शन, सुपरपोजिशन ऑफ टू ऑफ इक्वल वेव इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब इक्वल वेव मतलब एक वेव और उसकी रिफ्लेक्टेड वेव, तो जैसे एक वेव जा रही है, किसी जगह से रिफ्लेक्ट होकर वापस आई और इन दोनों का सुपर इंपोजिशन हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो स्टेशनरी वेव बनती है। तो बीट्स और ये स्टेशनरी वेव, तो ये स्टेशनरी वेव बनती है। क्लियर है, समझ में आ गई सर। अच्छा, इंटरफेरेंस, व्हेन टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड, है ना, इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूं। When two waves of equal frequency and nearly equal amplitude traveling in same direction superimposes, then the intensity get distributed, then the resultant intensity get distributed। देखो, एक वेव अकेली जो पैदा करती है यहाँ पे हिसाब किताब, दो वेव के ओवरलैप होने के बाद वो हिसाब किताब चेंज हो जाएगा, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। At some point intensity is large, whereas at other points intensity is nearly zero। तो कुछ पॉइंट पर इंटेंसिटी एकदम बढ़ जाएगी और कुछ पॉइंट पर एकदम घट जाएगी। क्लियर है। तो एट सम पॉइंट लार्ज और एट सम पॉइंट नियरली जीरो। तो यहां पर जाओ, व्हेन टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड इक्वल एम्पलीट्यूड ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन सुपर इंपोजेज। ठीक है, इक्वल तो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ताकि हमेशा सिंक्रोनाइज रहे, और नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड होनी चाहिए ताकि तेरे को इंटरफेरेंस अच्छा दिखाई दे या सुनाई दे। ठीक है, देन द इंटेंसिटी एट डिफरेंट पॉइंट, या मतलब देन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड एंड एट सम पॉइंट इट वुड बी लार्ज एंड एट सम पॉइंट इट वुड बी नियरली जीरो। जहां लार्ज होगी उसको मैक्सिमास या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। और जहां कम होगी, जीरो होगी, वहां पे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देयर वुड बी टू टाइप ऑफ, है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब आ जाओ, अब अपन इंटरफेरेंस देखते हो। दो वेव ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी, चलो लिखते हैं। अच्छा, आ जाओ, तो अब अपन लिख रहे हैं दो वेव, है ना, टू वेव्स at a point P is given by y1 is equal to a1 sin omega t माइनस के एक्स। ठीक है, वेव की इक्वेशन में ये दोनों। ठीक है, एंड मतलब एक पॉइंट पे चला, एट ए पॉइंट कर दिया ना, तो एक पॉइंट पे एक्स फिक्स हो गया ओमेगा टी, एंड y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल या फाई कर दो, है ना। दो वेव या कहां पर इंटरफेयर करी,
तो जिस जगह पर, जिस पॉइंट पर इंटरफेयर करके वहां एक्स फिक्स हो गया, बोलो। और जब एक्स फिक्स हो गया तो मैं बोलूँ एसएचएम बचा। याद है वेव में मैंने ट्रेवलिंग वेव में समझाया, पार्टिकल का एक्स फिक्स कर दो, पोजीशन फिक्स कर दो, तो वो एसएचएम बचता है। ये सर ये फाई क्यों आया यार? जरूरी, देखो मेरी बात सुनो, एक वेव यहां पहले पहुंच गई, दूसरी वेव बाद में आई। तो जब दूसरी वेव आई यहां पर, दूसरी वेव जब आई तो मैं बोल दूं पहली वेव कुछ आगे थी। तो मैं बोल दूं जब दूसरी वेव आई तो पहली वेव कुछ आगे निकल चुकी थी। भैया जी दूसरी वेव जब पहुंची तो पहली वेव किसी फेज से आगे थी, फाई से। ये तो ऐसा जरूरी नहीं है दोनों एक दूसरे का साथ दे। हो सकता है पहली वेव कुछ आगे निकल जाए फिर दूसरी पहुंचे, हो सकता है बिल्कुल पहली वेव का आधा राउंड हो जाए तब दूसरी है ना। तो दिस इज, हाँ, then resultant, two wave at point P is given by this, then resultant wave will be y1 plus y2, है ना, according to superposition, है ना। सुपरपोजिशन, ठीक सर। तो यहां से आ जाएगा y नेट इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये रिजल्टेंट वेव होगी। अब आ जाओ इसको एक्सपेंड करते हैं। तो y नेट बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस a2 कोस ओमेगा टी साइन फाई। a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया बेटा। ये मैंने a साइन थीटा, तो साइन a कोस b, साइन a कोस b, ये इसको देखो आप, इसको साइन a कोस b प्लस कोस से साइन b, ठीक है। चलो आ जाओ, अब यहां से साइन ओमेगा टी कॉमन लेते हैं। बेटा ये तो 50 बार करा, वेक्टर में करा, एसएचएम में करा अपन ने। एसएचएम में याद है दो वेव जब सुपर, हाँ, तो यहां से कितना आ जाएगा, साइन ओमेगा टी कॉमन लिया था, a1 प्लस a2 कोस फाई, a1 प्लस a2 कोस फाई साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाई कोस ओमेगा टी, a2 साइन फाई कोस ओमेगा टी। ये तो a1 प्लस a2 कोस फाई और साइन ओमेगा टी अलग हो गया, फिर a2 साइन फाई कोस ओमेगा टी अलग हो गया, ठीक है। तो ये दो वेव मिली बेटा। ये दिस इज स्मॉल है, दिस इज स्मॉल बी। क्लियर है। तो मैं बोल दूं इसको भी अपन एक सिंगल उसमें लिख सकते हैं क्या? याद आया अपन ने बेसिक मैथ में पढ़ा था एक चीज, क्या? a साइन थीटा, एज वी नो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट अंडर साइन थीटा प्लस फाई। याद है? शाई कर दो नया एंगल, शाई, वेयर शाई इज वेयर टेन शाई इज इक्वल टू b बाई a। याद है? 50 बार लिखा है वेयर। तो ये बेसिक मैथ में था, इसको एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं, और वेयर टेन शाई इज दिस। अब ये यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो आ जाओ। तो जब ये यूज करूंगा तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट अंडर, तो मैं एक बार तो ये लिख देता हूं y नेट बराबर a नेट, इस a नेट को अलग से a नेट साइन ओमेगा टी प्लस न्यू एंगल शाई। ये वेयर a नेट इज इक्वल टू इसका स्क्वायर a1 प्लस a2 कोस फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का होल स्क्वायर का रूट अंडर। तो कितना आ जाएगा ये? a नेट इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कोस फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ये a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कोस फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई।
ए नेट यहां से A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव प्लस 2A1 A2 कोस फाइव, ये तो यहां से ये 1 हो जाएगा, तो ये आ गया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाइव। ए नेट, ये ठीक है, ये आ गया ए नेट। समझ गए क्या बेटा जी? इधर देखो आप वापस से सारी बात, ये टू वेव जो सुपर इंपोज हुई, चूंकि नो डाउट वेव है, पर चूंकि अपन एक पॉइंट की बात कर रहे थे, वहां पे एसएचएम बन गए, दोनों सुपर इंपोज हुई, दोनों मिली, तो A1 साइन ओमेगा टी है। तो मैंने जब दोनों को सुपर इंपोज कराया और इसमें साइन A प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, तो ये साइन A प्लस बी का फॉर्मूला एक्सपेंड हो गया, ये चीज आई, फिर मैंने इनको ढंग से लिखी है, तो ये आ गया ए नेट, ये तो ए नेट हो गया, ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट अंडर ये, ठीक है, ये आ गया ए नेट, और ए नेट बन गया ये ठीक है। अब यहां से टेन शाई क्या आएगा बेटा? टेन शाई इज इक्वल टू, देखो बी क्या इसमें, बी हो गया A2 साइन फाइव, A2 साइन फाइव अपॉन A1 प्लस A2 कोस फाइव, ये ए नेट बराबर A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर बाई 2A1 A2 कोस फाइव, और ये टेन शाई आ गया बेटा A2 साइन फाइव अपॉन A1 प्लस A2 कोस फाइव। देखो ना बी बाई है, ये बी कोस का कोफिशिएंट बी बाई है, तो A2 साइन फाइव ऊपर और A1 प्लस A2 कोस फाइव नीचे, ठीक है, ये दोनों आ गए। सर समझ में आ गई? तो ये हो गया इंटरफेरेंस के रिजल्ट। अब देखो इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी इज गिवन बाय, अपन ने ये हालांकि मैंने तेरे को अभी पढ़ाया नहीं, क्योंकि इंटेंसिटी नो डाउट पहले आता है, इंटेंसिटी और एनर्जी ऑफ वेव, लेकिन चूंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए मैं थोड़ा सा बाद में पढ़ूंगा, उसमें जो रिजल्ट आएगा बता। इंटेंसिटी चाहे मैकेनिकल वेव हो चाहे नॉन मैकेनिकल वेव, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, और अभी एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा, फ्रीक्वेंसी नहीं, इसमें फ्रीक्वेंसी भी आती है, फ्रीक्वेंसी का भी स्क्वायर आता है, लेकिन चूंकि वो दोनों की सेम है इसलिए मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, तो बोल दो एम्पलीट्यूड की बात, ठीक है, इसमें hence if intensity of individual wave, intensity of individual wave, intensity of individual wave are I1 बराबर KA1 स्क्वायर एंड I2 बराबर KA2 स्क्वायर, देन आई नेट बराबर के ए नेट स्क्वायर, ठीक है, ये ठीक है। तो अब आ जाओ, आई नेट लिख रहा हूं मैं, तो आई नेट इज इक्वल टू देन के ए नेट बराबर के, अब ए नेट लिख रहा हूं, तो ए नेट कितना है? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस फाइव, ठीक है, 2A1 A2 कोस फाइव है ना, और फिर उसके रूट का स्क्वायर करा दिया गया आई नेट। अब ये देखो, ये KA1 स्क्वायर हो गया I1, KA2 स्क्वायर हो गया I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कोस फाइव, दिस इज आई नेट। ये I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कोस फाइव, दिस इज आई नेट। क्लियर है? ये आई नेट इंटेंसिटी। अब आ जाओ, अब अपन केस बनाते हैं, केस है ना, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो मैं बोल दूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किसको बोलेंगे बेटा? तो जैसे दो वेव सुपर इंपोज हुई, अगर दोनों साथ सुपर इंपोज है, याद है मैंने कहा था दोनों एक दूसरे का साथ दे, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों एक दूसरे का साथ देगी। जब यहां दो वेव ओवरलैप हुई और पहली वेव ऊपर जा रही है और दूसरी भी ऊपर जा रही है, पहली वेव ऊपर जा रही है और दूसरी भी ऊपर जा रही है, तो दोनों एक दूसरे का साथ देगी और हमेशा साथ रहेगी। क्लियर है? दोनों एक दूसरे का साथ देगी और दोनों हमेशा साथ रहेगी, दोनों एक दूसरे का साथ देगी और दोनों हमेशा साथ रहेगी। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है जैसे किसी पॉइंट पर
एक वेव पहले पहुंच गई, एक वेव पहले पहुंच गई और एक वेव बाद में आई, और जब एक वेव पहले पहुंच गई और एक लेट है, और मैं बोल दूं ये पहुंची, जैसे ये 10 लेमडा चल के आई और ये 11 लेमडा, याद है मैंने लेमडा बताया था, लेमडा 2 पॉइंट के बीच की वो दूरी है जब एक राउंड कंप्लीट कर ले, एक वेव एक राउंड कंप्लीट कर लेती है तब जो चला। तो मैं बोलता हूं अगर इनके बीच में लेमडा की डिस्टेंस है ना, तो मैं बोलता हूं जब ये 10 लेमडा चलेगी तो ये भी 10 लेमडा से यहां आ जाएगी और डिस्टेंस लेमडा बच जाएगी। बेटा जी ये वेव जब यहां पहुंचेगी तो ये 10 लेमडा चल के यहां आएगी, फिर मैं बोलता हूं इनके बीच में गैप लेमडा का रह जाएगा। तो पहली वेव जब एक राउंड कंप्लीट कर लेगी, पहली वेव जब एक राउंड कंप्लीट कर लेगी तो दूसरी वेव पहुंचेगी यहां पे। तो पहली वेव का एक राउंड होने के बाद दूसरी आई, पहली वेव पहुंच गई, ये भी 10 चल ली, एक बचाना, ये 10 चल ली तो एक बचाना बेटा, 10 लेमडा चल ली तो एक लेमडा बचा। तो बोल दो पहली का जब एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरी पहुंचेगी, पहली वेव का एक राउंड कंप्लीट होने के बाद दूसरी वेव पहुंचेगी। तो जब दो वेव किसी जगह पर मिलती है तो पहली वेव का एक राउंड कंप्लीट होने के बाद जब दूसरी वेव पहुंचेगी तो मैं बोल दूं भैया फिर से साथ दे दिया, पहली वेव का सेकेंड राउंड और दूसरी वेव का फर्स्ट राउंड, पहली वेव का सेकेंड राउंड और दूसरी वेव का फर्स्ट राउंड, पहली वेव का सेकेंड और दूसरी वेव का फर्स्ट राउंड साथ साथ होगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो दोनों एक दूसरे का साथ दे रही। अगर ये 12 लेमडा होता तो ये 2 लेमडा दूर रह जाती, तो मैं बोलता हूं फिर पहली का एक राउंड तो ये लेमडा दूर रह जाती क्योंकि लेमडा और चल लेती, पहली का 2 राउंड फिर ये आ जाती क्योंकि पहली के 2 राउंड होते तब दूसरी का पहला राउंड होता। ठीक है साहब, तो मैं बोल दूं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 वेव शुड बी 0 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा n लेमडा। ये फेज डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 वेव शुड बी 0, या तो दोनों साथ पहुंचे या लेमडा का डिफरेंस हो या 2 लेमडा का हो या 3 लेमडा का हो, तो फेज डिफरेंस होगा 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 2n पाई। ये 0 लेमडा 2 लेमडा, ये तो हो गया पार्ट डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस होना चाहिए 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ये ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, दोनों में एक दूसरे का साथ देगी। तो इस समय बोलो जो नेट इंटेंसिटी आएगी वो आएगी ए मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम आएगी। अरे बोलो और ऐसा होगा तो cos फाई कितना आएगा बेटा, तो cos 0 1 होता है, 2 पाई पे भी cos 1 होता है, तो मैं बोल दूं cos फाई 1 आएगा। अरे बोलो कितना आएगा cos फाई 1, और जब cos फाई 1 होगा तो बोलो a नेट कितना आएगा, तो a नेट वुड बी a मैक्सिमम, a नेट वुड बी a मैक्सिमम, और ये कितना आ जाएगा बेटा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, सॉरी का रूट भी तो होगा भाभी, a1 प्लस a2। देखो ना a नेट कितना आएगा, cos फाई 1 रखो, आ जाओ a नेट के फॉर्मूले पे। जब आप cos फाई 1 रख दोगे तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और ये आ जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर का रूट करोगे तो a1 प्लस a2। थोड़ी इसकी थ्योरी लंबी है बेटा, समझनी पड़ेगी, पर फिर अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसान लगेगा क्योंकि मुद्दे की बात है। तो ये आ गया a मैक्सिमम आ गया जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब आ जाओ फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या आएगा बोलो, ठीक है। तो मैं बोल दूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस। अब देखो डिस्ट्रक्टिव भी समझाता हूं थोड़ा सा, इधर आ जा। क्या होता अगर ये 10 लेमडा होता, इधर देख, क्या होता अगर ये 10 लेमडा होता और ये 10.5 लेमडा होता, ये 2 वेव यहां से आती और ये 10.5 लेमडा होता है ना, ये क्या होता, ये सोर्स S1 ये 10 लेमडा और ये 10.5 लेमडा, तो मैं बोल दूं ये वेव पहले पहुंच जाती और इसका आधा राउंड होते ही ये वेव पहले पहुंच जाती और इसका आधा राउंड होते ही ये दूसरी वेव पहुंचती, ये दूसरी वेव। तो जैसे इसका आधा राउंड होता ये दूसरी वेव आ जाती, तो ये नीचे जा रही होती है और ये ऊपर जा रही होती है, ये तो पहली वेव नीचे जा रही होती है और दूसरी वेव ऊपर जा रही होती है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को काटती है, ठीक है ना। तो आ जाओ, तो पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 3 लेमडा बाई 2 5 लेमडा बाई 2, ये डेल एक्स, ठीक है, ये डेल एक्स ही होता है। डेल पाई कितना हो जाता बेटा, पाई 3 पाई 5 पाई, ये तो पाथ डिफरेंस होता है लेमडा बाई 2,
3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2। फेज डिफरेंस होते हैं पाई, पाई मतलब आधा राउंड हो गया, 3 पाई 1.5 राउंड हो गया, तो एक दूसरे को काटेगी, तो मैं बोल दूं डिस्ट्रिक्ट एक दूसरे का विरोध करेगी, और ऐसे समय पे cos 5 -1 आएगा। cos 180 देख लो ग्राफ बना के, ए बेटा ग्राफ बना के देख ले, -1 आएगा। ये पाई 3 पाई ये -1, पाई 3 पाई ये -1, ठीक है। ये ठीक है, ये -1। अच्छा इंटेंसिटी तो बेटा नहीं, यहां पे ये तो ए मैक्सिमम, इंटेंसिटी भी तो लिखो, तो मैं बोल दूं cos फाई जब 1 होगा तो इंटेंसिटी कितनी आएगी, देखो ए बेटा है ना, आई नेट कितना आ जाएगा, √I1, थोड़ा सा मैं इसको लिख रहा हूं, हटाऊंगा, I1 प्लस I2 प्लस यहां 1 रखोगे तो 2 √I1 √I2 आएगा, ये तो हटा दो, है ना, 2 √I1 ना ये, और ये क्या होगा, ध्यान से देख इसको घुर घुर के, अगर ये 2a भी बनाना चाहूं मैं, तो ये √I1 का स्क्वायर और √I2 का स्क्वायर कर दूं, इसको देखो इधर देखो सब, √I1 का स्क्वायर और इसको √I2 का स्क्वायर, तो मैं बोलता हूं ये क्या बन जाएगा, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ये आई नेट, ये तो यहां से मैं बोल दूं आई मैक्सिमम आएगा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ये दिस इज आई मैक्सिमम, ये ए मैक्सिमम और ये आई मैक्सिमम, है ना। अब आई ये cos फाई -1, तो ए मिनिमम, ए कितना आएगा बोलो, ए मिनिमम, ए बराबर ए नेट बराबर ए मिनिमम आएगा, ए नेट बराबर ए मिनिमम इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू, यहां पे ये cos फाई -1 आएगा, तो ये आ जाएगा a1 माइनस a2। अरे ये देखो ना यार, cos फाई -1 रखे ना यार, ये -1 रखोगे तो यहां माइनस आते, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर का रूट होगा, तो यहां आ जाएगा a1 माइनस a2, ये ठीक है। अच्छा और यहां फिर cos फाई -1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, ये I1 प्लस I2 -2 √I1 √I2, ठीक है, I1 प्लस I2 है ना, -2 √I1 √I2। अच्छा इस I1 को मैं √I1 का होल स्क्वायर और इसको √I2 का होल स्क्वायर कर दूं, तो आ जाएगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, आ जाओ, तो I आ जाएगा I मिनिमम, तो आ जाएगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो a1 प्लस a2 आया a मैक्सिमम, और √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर आया a1 माइनस a2 आया a मिनिमम, और √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर आया, क्लियर है। तो ये मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी है, हमेशा ध्यान रखना बेटा। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपके समझ में आया। सर अगर ना साथ मिली ना अपोजिट मिली, कुछ और हुआ तो जो भी फाई होगा वो आ जाएगा। सर कैसे आएगा, इस रिलेशन से आएगा। किस रिलेशन से, कि अगर लेमडा का पार्ट डिफरेंस होता है तो फेज डिफरेंस 2 पाई होता है, सिखाया था मैंने एक राउंड, और अगर एक का होगा तो 2 पाई बाय लेमडा, और डेल एक्स का होगा तो डेल वाई बराबर 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल एक्स। दिस इज द रिलेशन बिटवीन पार्ट डिफरेंस। क्लियर है, बस तो इस रिलेशन से आएगा, जो भी पार्ट डिफरेंस होगा फेज डिफरेंस आ जाएगा, और वो यहां रख देना तो आपको आई नेट मिल जाएगा, और वहां रख देना तो एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। ये दो फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो स्टार लगाया ना मैंने बेटा, ये फॉर्मूले, बस डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है। अब देखो मैं बताता हूं थोड़ा मोरल ऑफ द स्टोरी, है ना। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो मैंने स्टार लगाया उनके अलावा किसी बात से कोई मतलब नहीं है, और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कब होता है कंडीशन अपने को वैसे भी पता है, ठीक है। ये आ जाओ अब मोरल ऑफ द स्टोरी, बिल्कुल जीरो से सारी बात वापस देखते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा थ्योरी हो गई। सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है, दो से अधिक वेव का किसी जगह पर मिलना और उसका रिजल्टेंट आना। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। क्या रिजल्टेंट आएगा, तो वो आएगा वाई नेट बराबर y1 प्लस y2, वाई नेट बराबर वेक्टर सम ऑफ ऑल, ठीक साहब। किस किस में होता है, दोनों में, मैकेनिकल नॉन में, सब में चलता है वो, ठीक साहब। फिर क्या क्या रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट ये आते हैं कि या तो इंटरफेरेंस होगा, कब, जब इक्वल फ्रीक्वेंसी और नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड होंगे, या बीट्स होंगे, कब, जब नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफर करेगी,
या स्टैंडिंग वेव होगी। कब? जब स्टैंडिंग वेव होगी तब जब उल्टी वेव मिले, एक यू जा रही हो और एक यू जा रही हो तो उल्टी वेव ओवरलैप हो। ठीक साहब। इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस क्या होता है? व्हेन टू वेव्स, जब दो वेव जो कि इक्वल फ्रीक्वेंसी की और नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड की और एक पॉइंट पर सुपर इंपोज हो, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। तो इंटेंसिटी गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड, तो इंटेंसिटी जो भी आनी थी वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। रीडिस्ट्रीब्यूट का मतलब कहीं बढ़ेगी तो कहीं घटेगी, क्योंकि टोटल इंटेंसिटी, टोटल जो है वो कंजर्वेशन रहेगी इंटेंसिटी का भी, तो कहीं बढ़ेगी कहीं घटेगी। जहां बढ़ जाएगी उनको बोलते हैं, वहां एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी लार्ज हो जाएगी, उनको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां घट जाएगी उनको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वहां नियरली जीरो हो जाएगी। ठीक साहब। अब देखो, दो वेव जिस जगह पर मिली वहां पर अगर दोनों वेव की इक्वेशन ये है, y1 बराबर a1 sin ओमेगा टी और y2 बराबर a2 sin ओमेगा टी प्लस फाइव, ये दो वेव मिली। दोनों वेव जब मिलेगी तो जो रिजल्टेंट आएगा वो ये होगा। ठीक है, मैं सॉरी, ये दोनों वेव मिली a1 sin, ये अब इसको एक्सपेंड करेंगे, सोल्व करेंगे, बाहर में गई सब, और नेट ही आएगा। नेट ये आएगी वेव, उसमें ए नेट होगा, ये फॉर्मूला पे तो अंडरलाइन, अच्छा वो आगे जो नेट आएगा उसमें ए नेट आएगा, ये है ना, और tan फाई एंगल वो शाई आएगा, और इंटेंसिटी नेट आएगी ये, बस। अब इसमें फाई की वैल्यू कहां से रखेंगे तो उसका रिलेशन ये रहा, पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन न्यूमेरिकल करेंगे तो और ढंग से क्लियर हो जाएगा। अभी हमने सुपरपोजिशन का सिर्फ इंटरफेरेंस वाला रूप देखा जिसमें फ्रीक्वेंसी सेम थी। अब अपन इस पे अगले टर्म पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा? हाँ बेटा, अब इंटेंसिटी का डेरिवेशन अपन ने देखा था, बड़ी लंबी चौड़ी थ्योरी थी। अब आओ कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना, उस पे तब क्लियर होगी वो चीज, है ना। पहला क्वेश्चन, टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी with intensity, two waves having equal frequency but their intensities are I naught and 4 I naught respectively, I naught and 4 I naught respectively. superimposes at a point P, find out resultant intensity at point P if del phi या phase difference, if phase difference at P, phase difference at P is first del phi is equal to 0, second del phi is equal to pi by 2, third del phi is equal to पाई बाई 3 पहले कर दो, पाई बाई 3 है ना, सीक्वेंस ही चलो, पाई बाई 2, फोर्थ डेल वाई इजिकल टू 2 पाई बाई 3 और फिफ्थ डेल पाई बराबर पाई, है ना। ये 5 केस, मतलब मैंने सारे केस दे दिए जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अपने पास दो वेव की इंटेंसिटी और अपने को रिजल्टेंट इंटेंसिटी आफ्टर सुपरपोजिशन, तो सुपरपोजिशन हो रहा है इक्वल फ्रीक्वेंसी वाली वेव का, तो मैं बोलता हूं इंटरफेरेंस होगा, और इंटरफेरेंस होगा तो जो रिजल्ट आते हैं उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, अब मैंने कहा था ना फॉर्मूला याद रखना। अब एम्पलीट्यूड ने रिजल्टेंट, तो मैं बोलता हूं एज वी नो, बस मैं ये फॉर्मूला एज वी नो, अपन ने बेसिक सारा समझ लिया, आप काम तो फॉर्मूला ही आएगा, आई नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कोस फाई। देखो बेटा, कई बच्चे सोचते हैं सीधा फॉर्मूला ही लगा, अपन क्यों फालतू में इतनी रामायण गाई, वो रामायण गाई तभी तो ये समझ में आया कि हाँ ये सब सही चल रहा है, तो फील अपने को वो एनालिसिस देगा और यूज सिर्फ फॉर्मूला करना है। ठीक है, चलो साहब, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट, है ना, अब देखो यहां आ जाएगा फर्स्ट डेल वाई बराबर 0,
तो 4 del phi बराबर 0, cos phi बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ से आई नेट आ जाएगा आई नोट प्लस, अच्छा पहले अपन ये काम करते, ये रखते नहीं, पहले जनरलाइज जितना हो रहा है उतना कर ले ताकि लास्ट में, तो अब इसमें आई नेट बराबर आ जाएगा आई नोट रखो, एक की इंटेंसिटी, एक की 4 आई नोट रखो प्लस 2 रूट आई नोट, रूट 4 आई नोट कोस फाई। तो कितना आ जाएगा बेटा आई नेट बराबर, ये यहाँ 2 2 4, तो ये आ जाएगा 4 4, तो यहाँ से आ जाएगा 5 आई नोट प्लस 4 आई नोट कोस 5, 5 आई नोट प्लस 4 आई नोट कोस 5, ये 5 आई नोट प्लस 4 आई नोट कोस 5, 5 आई नोट प्लस 4 आई नोट कोस 5, ये हो गया, ठीक है। अब आ जाओ पहला है ना, 4 डेल पाई बराबर 0, तो बोल दो कोस 0, कोस 0 बराबर 1 है ना, तो यहाँ पे 1 आया, कितना आ जाएगा आई नेट बराबर 5 आई नोट है ना प्लस 4 आई नोट, 9 आई नोट, मैक्सिमम आएगा 9 आई नोट है ना, क्योंकि जब 0 होता है फेज डिफरेंस तो दोनों एक दूसरे का साथ देती है, तो मैक्सिमम आई है इंटेंसिटी, ठीक साहब। सेकेंड है ना 4 डेल पाई बराबर पाई बाई 3 है ना 60 डिग्री, कोस पाई बाई 3 बराबर कितना होगा बोलो, कोस पाई बाई 3 60 डिग्री बराबर 1/2, 1/2, तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा बेटा आई नेट बराबर, जैसे 1/2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 5 आई नोट प्लस 4 आई नोट इंटू 1/2, 7 आई नोट, ठीक है, ये आ गया 7 आई नोट। ये थर्ड 4 डेल पाई बराबर पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 बराबर कितना आ जाएगा बोलो 0, तो कोस पाई बाई 2 90 डिग्री 0, और जैसे ही 0 रखेंगे मिनिमम इंटेंसिटी आएगी, सॉरी नहीं सॉरी पाई पे आएगी मिनिमम था ना, जब -1 आएगा, क्योंकि 0 मिनिमम नहीं होता, ठीक है। तो कितना आ जाएगा जब 0 रखूंगा तो 5 आई नोट, तो देखो इंटेंसिटी आई नेट बराबर 5 आई नोट। अब अगला जाओ फोर्थ है ना, जब क्या है डेल पाई 4 डेल पाई बराबर 4 डेल पाई बराबर कितना पाई बाई 2 की जगह 2 पाई बाई 3, हाँ 2 पाई बाई 3 है ना, अगला 2 पाई बाई 3, तो कोस 2 पाई बाई 3 कितना होता है, मतलब 120 डिग्री, तो कोस 120 डिग्री कितना होता है ना, तो मैं बोल दूं कोस 120 डिग्री, कोस 120 डिग्री कितना होता है, तो मैं बोल दूं 60 आगे जाने पर जो वैल्यू होती है 60 भी -1/2, ठीक है, तो कोस 5 बराबर -1/2, कोस 5 बराबर कोस 120 डिग्री 2 पाई बाई 3 बराबर -1/2, ठीक है। ये तो यहां से आई नेट कितना आ जाएगा, तो -1/2 रखा था, ये आ जाएगा 3 आई नोट। ये तो -1/2 रखते आ गया 3 आई नोट, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट फिफ्थ, क्या 4 डेल पाई बराबर पाई, ठीक है, तो कोस पाई कितना आ जाएगा बेटा -1, कितना आ जाएगा कोस पाई -1, तो रखो वहां -1, तो आई नेट कितना आ जाएगा बेटा आई नोट, तो -1 रखते ही आई नोट हो गया, क्लियर है। तो 9 आई नोट 7 आई नोट 5 आई नोट 3 आई नोट और आई नोट, दीज आर द आंसर। तो सर आई नेट वाला फॉर्मूला लगाना समझ में आ गया कि, और सर ये भी समझ में आ गया कि डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं, वो तो सिर्फ फील के लिए था, बाकी फाइनल आंसर इसी जाएंगे, ठीक है। चला जाओ, अब देखो है ना, अब इसमें कई बार आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ा सकता है, सर कैसे बढ़ा सकता है लेवल, तो बताता हूं, जैसे ये 23 था 24 आओ, इफ वही क्वेश्चन है ना, इफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव, और वो इफ इन अबव क्वेश्चन, इन मैं सीधा इन अबव क्वेश्चन कर रहा हूं, इन अबव क्वेश्चन इफ पाथ डिफरेंट डेल एक्स एट पॉइंट पी
पहले फेज डिफरेंस दिए थे, अब वो पार्ट डिफरेंस दे सकता, थोड़ा लेवल बढ़ गया। एट पॉइंट पी आर फर्स्ट, या इसका तो क्या करना, वो तो इंडिविजुअल क्वेश्चन इज डेल एक्स बराबर 0 है ना, सेकेंड डेल एक्स बराबर है ना, सेकेंड में कितना आया था, लैम्डा बाई 6, थर्ड डेल एक्स बराबर लैम्डा बाई 4, फोर्थ डेल एक्स बराबर, ठीक है, लैम्डा बाई 3, ठीक है, लैम्डा बाई 4 पाई बाई 2, ठीक है, लैम्डा बाई है ना, अब इससे वही सीक्वेंस, और फिर लैम्डा बाई 2, डेल एक्स बराबर पांचवा क्या था, लैम्डा बाई 2। ये तो अब मैंने पार्ट डिफरेंस दे दिए, पहले फेज डिफरेंस सीधा तालीम पर, पार्ट डिफरेंस, तो पहले इसमें एक स्टेप बढ़ गई, क्या बढ़ गई, तो एज वी नो कि रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस क्या होता है, डेल फाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल एक्स, ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, दिस इज द रिलेशन बिटवीन पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, क्लियर है ये। तो आ जाओ, आप पहले फेज डिफरेंस निकाल लो, तो मैं बोलता हूं डेल फाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल एक्स की वैल्यू रखते जाओ, तो 0 पे 0 आ जाएगी, 0, तो यहां से आ जाएगा डेल फाई बराबर 0। हाँ, फिर पहला फर्स्ट, अच्छा दूसरा क्या आ जाएगा, डेल फाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इनटू लैम्डा बाई 6, ये तो आ जाएगा कितना, फाई बाई डेल फाई बराबर पाई बाई 3, ठीक है, डेल फाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इनटू लैम्डा बाई 4, डेल फाई बराबर पाई बाई 2, ठीक है, फिर अगला डेल फाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इनटू लैम्डा बाई 3, 2 पाई बाय 3, डेल फाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इनटू लैम्डा बाई 2, ये आ गया पाई, ठीक है। अब आप देख लो, ये वही सीक्वेंस है, इधर देखो, पहले में मैंने फेज डिफरेंस जो दिया था वो 0 ही दिया था, फिर पाई बाई 3 दिया था, फिर पाई बाई 2 दिया था, फिर 2 पाई बाई 3 दिया था, ये तो अल्टीमेटली आप क्वेश्चन वही हो गया, अब आगे का तो वही है, देखो अब आगे तो अल्टीमेटली ये यहां से स्टार्ट हुआ ऐसा है, देखो ये यहां से स्टार्ट हुआ ऐसा है, ये देखो ये यहां से स्टार्ट हो गया, वापस ये फेज डिफरेंस करना वही है। मैं तो तेरे को सिर्फ ये बताना चाहता हूं, वो पार्ट डिफरेंस भी दे सकता है, और ज्यादातर एग्जाम में पार्ट डिफरेंस ही देता है, क्लियर है, क्योंकि पेपर पे पार्ट डिफरेंस ही दिखता है, क्लियर है क्या बेटा। अब देखो एक और, जैसे ये देख, टू प्रोग्रेसिव वेव having two progressive wave having frequency 600 hertz and speed 30 मीटर पर सेकेंड। are moving in medium. Two progressive having frequency 600 hertz and speed 30 meter per second are moving in medium. Are moving in medium. Superimposes at point P. At point P. ठीक है, एज शोन है ना, मैं डायग्राम बना देता हूं क्योंकि इतनी लंबी है ना। एज शोन, जैसे पॉइंट बी है, ठीक है, ये सोर्स है S1, ठीक है, ये सोर्स है S2, इंटेंसिटी
है ना, प्रोड्यूस्ड बाय टू सोर्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी आई नॉट, एंड फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज, है ना। स्पीड ऑफ वेव्स आर 30 मीटर पर सेकेंड, वेव्स 30 मीटर पर सेकेंड आर मूविंग इन मीडियम, ठीक है। ये मतलब कुल मिला के बहुत थोड़ा सा लैंग्वेज का, टू प्रोग्रेसिव वेव प्रोड्यूस बाय टू सोर्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी आई नॉट एंड फ्रीक्वेंसी 600, दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज है और इंटेंसिटी आई नॉट है ना बेटा। तो ये, तो इनकी भी इंटेंसिटी आई नॉट, इसकी भी इंटेंसिटी आई नॉट, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज है, ये दोनों यहां पे सुपर इंपोज होते हैं। क्लियर है क्या? ये दोनों यहां पे सुपर इंपोज होते हैं। अच्छा, अब देखो, है ना, अब एक मिनट मुझे डेटा सेट करने दो। अच्छा, ये जो पाथ लेंथ है ये है 10 सेंटीमीटर, यार कैलकुलेशन टफ हो रही है, बेटा जी। कैलकुलेशन आसान करने दो, डेटा सेट करके इसको 1000 हर्ट्ज करो। ठीक है ना, हाँ ठीक है, ये 9.5 सेंटीमीटर, ओके अब हो गया मामला। सॉरी ये बड़ा होगा 10 सेंटीमीटर और इसको करो 9.5 सेंटीमीटर, है ना। तो एक पॉइंट पी पर दो वेव इंटरफेयर होती है, दोनों की इंटेंसिटी आई नॉट है, ठीक है, और ये पी पॉइंट है, ठीक है। अब अपने को ये बताना है कि नेट इंटेंसिटी के, देन फाइंड आउट देन नेट इंटेंसिटी एट पी, नेट इंटेंसिटी एट P will be, चलो आ जाओ। तो P पे इंटेंसिटी बतानी है ना, आ जाओ। तो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा, डेल एक्स बराबर, तो बोल दो डेल एक्स एट पी बोलो, तो ये आ जाएगा डेल एक्स बराबर S2P माइनस S1P, तो ये S2P माइनस S1P कितना आ जाएगा बेटा, 10 सेंटीमीटर माइनस 9.5 सेंटीमीटर एंड दिस इज 0.5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, और ये 0.5 सेंटीमीटर आ गया पार्ट डिफरेंस। लेकिन अब पार्ट डिफरेंस तो पता है, लेकिन मेरे को अगर नेट इंटेंसिटी निकालनी तो फेज डिफरेंस ही है, और फेज डिफरेंस के लिए लेमडा चाहिए उस रिलेशन, तो लेमडा निकालो। तो एक और देखो, ये इक्वेशन 1 है ना, तो ये अपने पास डेल एक्स आ गया, एज वी नो यूजिंग, यू लिखो यूजिंग, बोलो कौन सा फॉर्मूला, v बराबर न्यू लेमडा, क्योंकि मेरे को लेमडा निकालना है, तो मेरे को न्यू v दिया हुआ 20 मीटर पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी दी है बेटा 1000 हर्ट्ज, और लेमडा मुझे निकालना, तो यहां से लेमडा बराबर आ जाएगा कितना बोलो, 2 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा ये देखो ना बेटा, 20/1000, तो ये कट के ये दिस इज लेमडा बराबर 2 सेंटीमीटर, तो वेवलेंथ आ गई 2 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? यस। तो डेल एक्स आ गया 0.5 और वेवलेंथ आ गई 2 सेंटीमीटर। ठीक साहब, अब वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर है और डेल एक्स 0.5 है, डेल एक्स बराबर 0.5 है, तो मैं बोल दूं अब नाउ डेल फाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल एक्स, यूजिंग, है ना, यूजिंग ये डेल एक्स। आ जाओ भैया, तो अब क्या करेंगे, आ जाओ भैया, डेल वाई बराबर अब करेंगे ये 2 पाई बाय लैम्डा हो गया कितना बेटा 2 सेंटीमीटर, और डेल एक्स हो गया 0.5 सेंटीमीटर।
ये तो पाई बाई 2, तो ये आ गया डेल फाई बराबर पाई बाई 2, तो डेल फाई बराबर आ गया पाई बाई 2। क्लियर है? डेल फाई पाई बाई 2। अब आ जाओ, डेल फाई बराबर पाई बाई 2 आ गया, तो आई नेट बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई, 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई। ठीक है, आई नेट बराबर I नॉट प्लस I नॉट प्लस 2 रूट I नॉट ठीक है, I नॉट प्लस I नॉट प्लस 2 रूट I नॉट कोस 90 कोस 90। अरे मैं फॉर्मूला वैल्यू रख रहा हूं, फाई पता पड़ गया अपने को लेमडा और डेल एक्स निकालने से, और आई नॉट इंटेंसिटी इक्वल थी और कोस 90 जीरो होता है, तो ये पूरा जीरो हो गया, तो 2 I नॉट इज द आंसर। दिस इज नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट P। बोलो बच्चों, ये तो सर हमें समझ में आ गया कि इंटरफेरेंस में जो नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाओ सर वो एम्पलीट्यूड क्या काम में आएंगे, और एम्पलीट्यूड इधर देखा आएंगे, बिल्कुल आएंगे, है ना। अभी देखते हैं अपन, जैसे अब अपन क्या करते हैं, इसको पूरा डिलीट करके, कितने 25 होगा ना क्वेश्चन, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो एग्जाम्पल 26, ठीक है। इफ देखो बोल, इफ रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी आर इन रेशियो 1:2, है ना, 1:3, है ना। दो वेव है जिनका एम्पलीट्यूड 1:3 रेशियो में है, देन रेशियो ऑफ देन फर्स्ट रेशियो ऑफ देयर इंटेंसिटी, देयर इंडिविजुअल intensity will be second ratio of their ये तो इंडिविजुअल इंटेंसिटी, रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम एंड minimum intensity and I minimum after interference of these two way will be चला जा। तो क्या हो जाएगा बेटा, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू इक्वल फ्रीक्वेंसी है ना, आर इन रेशियो 1:3 है ना, तो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड दिया है 1:3। आ जाओ, तब अपन क्या करते हैं, रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इंटेंसिटी। तो पहले का सॉल्यूशन लिखता हूं, तो मैं बोल दूं I1:I2 विल बी, है ना, I1:I2 इज इक्वल टू, बोल दूं K A² is to K 3A², ये तो ये आ जाएगा 1:9, ये आ गया 1:9। क्लियर है, ये आ गया 1:9। रेशियो ऑफ I मैक्सिमम इज टू I मिनिमम, सेकेंड I मैक्सिमम इज टू I मिनिमम के, अच्छा अब I मैक्सिमम कितना आता है बेटा, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम कितना होता है बेटा, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये तो आ गया रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम
इज इक्वल टू, अभी आई नॉट और 9 आई नॉट हो गया एक तरीके से, आई नॉट एंड 9 आई नॉट, ये तो ये आ जाएगा रूट आई नॉट प्लस रूट 9 आई नॉट, और ये रूट आई नॉट, किसी को भी आगे पीछे लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, तो स्क्वायर होएगा का होल स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम मिनिमम आपको बताया था, मैक्सिमम इंटेंसिटी रूट आई 1 प्लस रूट आई 2 का होल स्क्वायर होती है, याद है cos फाई 1 रखने पे आती है, मिनिमम रूट, हाँ ओके सर। तो ये रूट आई नॉट कॉमन आके कट जाएगा, ऊपर 1 प्लस 3, नीचे 1 माइनस 3 या 3 माइनस 1 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, स्क्वायर है। तो बोल दो नीचे आएगा 2, ऊपर आएगा 4, 4/2, 2 का स्क्वायर 4:1, तो आई मैक्सिमम इज टू आई मिनिमम आ गया 4:1, तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो आ गया बेटा, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू 4:1, ये ठीक सर है ना। तो ये आ गया, अरे इसका ये तो इसका ठीक है, ये तो 1:9 आया, ये तो 1:9 और ये 4:1। ओके चलो, ठीक सर, ये तो समझ में आ गया। तो ये अब देखो सर, वो एम्पलीट्यूड वाला बताओ ना सर। हाँ इधर आ जाए, एक क्वेश्चन उस पर भी कर, एग्जाम्पल 27। तो सारा कमाल है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का, ठीक है। आ जा, इफ 2 वेव्स सुपर इम्पोजेस एट पॉइंट P is given by है ना, y1 बराबर फोर साइन ओमेगा टी, एक पर्टिकुलर पॉइंट है ना, तो ये एंड y2 इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, then resultant intensity, then resultant amplitude at this point will be, ठीक है। इस पॉइंट पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, चलो आ जाओ, क्लियर है। तो आ जाओ, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में बोल दो ए नेट बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस फाई, ठीक है। अब ये a1 है, ये a2 है, आ जाओ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2, 3 इंटू 4 इंटू कोस 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में एंगल 90, ठीक है। ये तो ये कोस 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो कोस 90 हो गया 0 यार, और ये a नेट आ गया 5, क्लियर है क्या। 5, तो सॉरी ये 4 था, क्या कर रहे हो सर आप, ये 4 था है ना, मन में 4 लेके चल रहा हूं, ठीक है 4 है ना। तो ये 5, ये आ गया रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। याद है एक और बात बताई थी मैंने तेरे को, क्या, टेन शाई निकालना। अगर वो बोले रिजल्टेंट वेव लिखो, तो ये तो पूछा मैंने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, अगर वो क्वेश्चन ये देता था ऑल्सो राइट डाउन इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, ठीक है। आ जाओ, तो मैं यहां से लिख दूं क्या रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन, तो y नेट इज इक्वल टू a नेट साइन ओमेगा टी प्लस शाई, अरे बोलो वेयर टेन शाई, बोलो वेयर टेन शाई इज इक्वल टू a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कोस फाई, ये तो आ जाओ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो a2 हो जाएगा बेटा 4
साइन 90 अपॉन 3 + 4 कोस 90, ये तो यहां से ये 0 हो गया और ये 1 होते ही 4/3 tan psi इज इक्वल टू 4/3, ठीक है। ये तो यहां से दिस एम्प्लाइज psi बराबर 53 डिग्री, ये तो psi बराबर 53 डिग्री तो 53 डिग्री ये हिसाब आया। क्लियर है क्या? ये तो अब है बस नेट वेव की इक्वेशन आ गई यहां से, तो y नेट इज इक्वल टू क्या बन गया, एम्पलीट्यूड आ गया 5 sin ओमेगा t + 53 डिग्री। ठीक है, तो सर ये बात तो क्लियर है। हाँ बेटा, अब देखो अगर मैं इसमें उल्टा दूं क्वेश्चन, क्या कितना हो गया क्वेश्चन 27 है ना, 28 एग्जाम्पल 28, इफ रेशियो ऑफ इंटेंसिटी of two wave are in ratio intensity two wave are 16:1, then first ratio of their amplitude, second ratio of A maximum is to A minimum, ठीक है। तो अब देखो इंटेंसिटी का रेशियो 16:1 है, I1/I2 16/1, देन बोलो कितना आ जाएगा एम्पलीट्यूड का रेशियो, तो मैं बोल दूं ये आ गया A1/A2 का होल स्क्वायर is equal to 16/1, this implies A1/A2 is equal to 4:1, क्लियर है ये फर्स्ट। सेकेंड A maximum is to A minimum, बोलो कितना आ जाएगा, तो बोल दो अगर एम्पलीट्यूड का रेशियो बता दो, याद है A मैक्सिमम कितना A1 + A2 का A1 + A2 और ये A1 - A2, तो इंटरफेरेंस के बाद जो मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है वो ये, तो यहां से लिख दो 4 + 1 अपॉन 4 - 1, ये देखो ना 4 1 मान लिया मैंने, तो ये आ जाएगा कितना A मैक्सिमम अपॉन A मिनिमम इज इक्वल टू 5:3, ये 5:3, क्लियर है। ओके सर, ये हो गया। तो इंटेंसिटी का रेशियो 16:1 है, तो उनके एम्पलीट्यूड का रेशियो 4:1 आ गया और उनके मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो 5:3 आ गया, ठीक साहब, ठीक है। ये ठीक है, आगे आ जाओ बेटा। अब देखो और अपन देखते हैं आगे, जैसे है ना, एक क्वेश्चन लिखो बेटा, बेहतरीन क्वेश्चन। हाँ, ए साउंड सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 170 हर्ट्ज, ठीक है, या produces wave of frequency, wave of produces a wave moving with wave having speed v बराबर 340 मीटर पर सेकेंड in air, then find out
L minimum for given diagram, so that there would be minimum intensity at point P, अच्छा अब देखो अपने को यहां पे L निकालना है। मिनिमम लेंथ क्या हो कि यहां पे P पे मिनिमम इंटेंसिटी मिले ना, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मैं बोल दूं कि सबसे पहले तो वेवलेंथ निकालते, क्योंकि इंटेंसिटी कितनी होगी ये डिपेंड करेगा इस पाथ डिफरेंस पे। अच्छा पहले पाथ डिफरेंस निकालते, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स reaching at P will be ये और ये, तो ये कितना आ जाएगा बेटा L और ये L, तो बोल दूं विल बी डेल एक्स बराबर 3L माइनस L, ये ऊपर वाला पार्ट 3L और नीचे वाला L, तो 3L 2L आ गया क्या, तो पाथ डिफरेंस 2L, तो बोल दूं ये ऊपर वाला पाथ और नीचे वाला पाथ, तो 3L माइनस L 2L हो जाएगा पाथ डिफरेंस। क्लियर है? तो P पॉइंट पे जो दो वेव पहुंच रही है उनके बीच में पाथ डिफरेंस हो गया 2L। ठीक है, ओके 2L। अब ये जो पाथ डिफरेंस है 2L, ठीक है, ये पाथ डिफरेंस 2L। क्लियर है? अब अपने को ये जो होता है ये दिस पाथ डिफरेंस 2L, दिस पाथ डिफरेंस 2L will be equal to, should be equal to बोलो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस will be equal to 2n प्लस माइनस, प्लस या माइनस है ना, 1 से रखेंगे तो माइनस लेमडा बाई टू फॉर है ना, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मिनिमम याद है लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, उसमें लिख देना लास्ट में 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 लिखना भूल गया, फिर वहां लेमडा 2 लेमडा में लास्ट में लिख देना n लेमडा, लिखा है नहीं लिखा देख लेना, और फिर फेज डिफरेंस में 0 2 पाई 4 पाई, तो कंस्ट्रक्टिव लिख देना 2n पाई, और इसमें 2n माइनस 1 पाई। ठीक है, ये लास्ट में है, बता ये देख लिख के बता देता हूं, मैंने जहां डिस्ट्रक्टिव पढ़ा था अंदर को डेल फाई बराबर फॉर डिस्ट्रक्टिव डेल एक्स बराबर 0, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 0 लेमडा 2 लेमडा, यहाँ पे n लेमडा लिख देना लास्ट में, शायद लिखा होगा मैंने n ही लिखा मुझे, और यहाँ पे 0 2 पाई 4 पाई, क्योंकि हर लेमडा पे 2 पाई आता ना, तो ये 2n पाई लेमडा पे 2 पाई। हाँ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में लिख देना बेटा डेल एक्स बराबर 0 लेमडा बाई 2 3 लेमडा बाई 2 ऐसे लिखा था ना, यहाँ आएगा 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2 का ऑड मल्टीपल 1 3 5 7, तो लेमडा बाई 2 का ऑड मल्टीपल 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, डेल वाई कितना आएगा पाई 3 पाई, याद है पाई 3 पाई 2n माइनस 1, और ये 2 लेमडा बाई 2 की जगह पाई लिखना है ना, ये पाई, ये पाई 3 पाई ऐसे 2n माइनस 1 पाई। क्लियर है क्या? तो ये चलो सर, ये तो पाथ डिफरेंस इतना होना चाहिए। अब तो मैं बोल दूं डेल एक्स बराबर
2l बराबर 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, ये डेल एक्स बराबर 2l बराबर तो 2l बराबर ये 4 मिनिमम 4l मिनिमम n बराबर 1 रखो, n बराबर 1, तो यहाँ से लिख दो 2l मिनिमम इज इक्वल टू लेमडा बाई 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा लेमडा बराबर l बराबर l मिनिमम बराबर लेमडा बाई 4। देखो कई बच्चा सोच लेता पार्ट डिफरेंस 3l, अरे 3l तो ये लेंथ है, एक वेव यहां से यहां जब पहुंचेगी तो ये 3l चलेगी और ये l चलेगी ना रे, ऊपर वाली वेव 3l चलेगी और नीचे वाली l चलेगी, तो पार्ट डिफरेंस 2l होगा ना, तो 2l, तो ये लेमडा बाई, तो l मिनिमम कितना आ जाएगा बेटा, तो लेमडा कितना है अपना 2 मीटर आया, कितना है लेमडा निकल ही नहीं गया अभी, हाँ लेमडा, तो यहां से आ जाओ 4 लेमडा, तो अब ये आ गया l मिनिमम है ना, एंड 4 लेमडा मैं बोल दूं वी नो v बराबर न्यू लेमडा, तो v कितना है बेटा, तो v आ गया 340 मीटर पर सेकेंड, न्यू 170 लेमडा, तो लेमडा बराबर आ जाएगा 2 मीटर, ठीक है, तो ये लेमडा आ गया 2 मीटर, वो यहाँ रख दो, तो कितना आ जाएगा l मिनिमम, तो 2 मीटर डिवाइड बाई 4 एंड दिस इज 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, क्लियर है, तो 50 सेंटीमीटर, इज द आंसर। क्लियर है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एक इसमें दिया हुआ है बूस्टर में, ठीक है, ये सेमी सर्कुलर आर्क बना के, है ना, ये देख इधर, हालांकि उसमें तो ये देख, उसमें तो डायरेक्ट लेमडा दिया, देखो ऐसे, उसमें अच्छी बात ये है तेरे डायरेक्ट लेमडा दिया हुआ, बस वो तो तेरे कंसेप्ट चेक करा, जैसे मैं ये बता ही देता हूँ, ये अगर r रेडियस का एक सेमी सर्कुलर आर्क है और यहाँ पे एक ट्यूनिंग फोर्क से वेव प्रोड्यूस करी, ठीक है, तो P पॉइंट पे है ना, R मिनिमम इज इक्वल टू व्हाट, सो दैट at P there would be कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, P पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, इसके लिए R मिनिमम कितना हो, ठीक है, चलो, है ना, और इसकी वेवलेंथ एंड लेंथ प्रोड्यूस्ड बाय ट्यूनिंग वोम इज लेमडा, तो बोलो, तो यहां पे आ जाओ सॉल्यूशन, डेल एक्स एट पी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बेटा पाई आर ऊपर, और ये आ जाएगा बेटा 2r, तो डेल एक्स बराबर पाई आर माइनस 2r, r पाई माइनस 2, तो यहां से आ जाओ, तो यहां से मैं लिख दूं कि लेमडा बराबर r सॉरी एन लेमडा, तो फोर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, कंस्ट्रक्टिव बोला ना, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बोलो ये पार्ट डिफरेंस डेल एक्स शुड बी एन लेमडा, और मान लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 एन लेमडा, तो यहां से आ जाओ ये आ जाएगा कि r पाई माइनस 2 बराबर लेमडा फॉर r मिनिमम या डेल एक्स मिनिमम, या लिख r पाई माइनस 2 बराबर एन लेमडा, अब लिख फॉर r मिनिमम n बराबर 1, कितना आ जाएगा बोलो, r मिनिमम पाई माइनस 2 बराबर लेमडा, तो यहां से r मिनिमम कितना गया बोलो, लेमडा अपॉन पाई माइनस 2, ये क्लियर है क्या, तो यहां से निकलने वाली वेव 2 रास्तों से P पॉइंट पर पहुंचेगी, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ऊपर वाले में लेंथ r की पाई r होगी, नीचे वाले में 2r होगी, पाई r माइनस 2r, दिस वुड बी द ये लेमडा, सर समझ में आ गई ये सारी बातें, क्लियर है, ओके सर, अब आ जाओ, एक तो इस टाइप की है, एक क्वेश्चन ऐसे जिसमें आपको कॉमन सेंस से सारी बात करनी है, सर कैसे, आ जाओ, एग्जाम्पल 31,
जैसे ये देखो, अगला कह देगा ये है एक सर्कुलर पाथ है जिसपे एक डिटेक्टर डी मूव कर रहा है जो साउंड को डिटेक्ट कर सकता है, याद है, साउंड की इंटेंसिटी को डिटेक्ट कर सकता है। और यहां पे दो सोर्स रखे हैं, है ना, S1 एंड S2, दीज आर टू साउंड सोर्स, है ना। प्लेस दैट सेपरेशन स्मॉल डी, ठीक है। और ये x एक्सिस ले लो और ये y एक्सिस ले लो, ये y ये x, ठीक है। तो दो साउंड सोर्स है, ये यहां रखे और ये डिटेक्टर डी है, ठीक साहब, वो डिटेक्टर डी है और ये सेपरेशन स्मॉल डी है, ठीक है। अब देखो, टू साउंड सोर्स ऑफ equal frequency and equal frequency and equal intensity are placed at center of circular screen, so placed at center of circular path कर दो, है ना, इसको path, ठीक है। Then find out number of maxima and minima detected by detector. Then find out number of maxima and minima detected by detector if first d बराबर 3 लैम्डा, सेकेंड d बराबर 2.5 लैम्डा, थर्ड d बराबर 2.25 लैम्डा, है ना। ये तीन केस दिए, क्लियर है। ये अपन इसकी बात करता हूं, ये मैं करा देता हूं, ये दो तुम करोगे, ये और ये, ठीक है। आइडिया मैं दे दूंगा, चला जाओ। अगर पहला केस ले रहा हूं मैं, ये 3 लैम्डा पार्ट डिफरेंस, बहुत आसान है ना। तो 3 लैम्डा पार्ट डिफरेंस है तो मैं बोल दूं यहां से देखो दोनों साउंड सोर्स से जो वेव आएगी ये, तो क्या मैं बोल दूं वो वेव थोड़ी पीछे होगी? अरे ये वेव पहले पहुंच गई और ये वेव थोड़ी पीछे होगी, ये तो ये वेव पहले पहुंच गई और ये वेव थोड़ी पीछे होगी, तो मैं बोल दूं यहां पे डेल एक्स बराबर 3 लैम्डा आ गया। ये फिर कम होते होते यहां जीरो हो जाएगा क्या पार्ट डिफरेंस? जीरो। तो यहां पे पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा और यहां पे पार्ट डिफरेंस जीरो है, ठीक है। ये 3 लैम्डा, तो कहीं पर घटते घटते 2 लैम्डा भी होगा और कहीं पे घटते घटते लैम्डा भी होगा। ये तो यहां पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा, यहां 2 लैम्डा, यहां लैम्डा और यहां जीरो, क्लियर है। ऐसे ही वहां पे बढ़ते बढ़ते यहां लैम्डा, ये 2 लैम्डा और यहां 3 लैम्डा, क्लियर है। ये तो पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा 2 लैम्डा लैम्डा जीरो, फिर जीरो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, और ऐसे इधर आएंगे अपन तो वहां पे 2 लैम्डा लैम्डा जीरो, क्लियर है बेटा। तो मैं बोल दूं यहां पार्ट डिफरेंस जीरो आएगा, बिल्कुल सही बात है, दोनों वेव बराबर बराबर चलेगी। यहां पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा आएगा क्योंकि ये वाली वेव कम चलेगी और ये ज्यादा चल के आएगी 3 लैम्डा, तो यहां पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा, यहां जीरो, तो बीच में घटते घटते कहीं 2 लैम्डा भी होगा, कहीं लैम्डा भी होगा, तो दीज आर द पॉइंट 2 लैम्डा लैम्डा, क्लियर है। यहां 3 लैम्डा, ये जीरो, तो पार्ट डिफरेंस घटते घटते यहां जीरो हुआ, फिर वापस यहां बढ़ते बढ़ते लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, फिर यहां 2 लैम्डा लैम्डा जीरो, ये लैम्डा 2 लैम्डा और 3 लैम्डा। तो इस टाइप से पार्ट डिफरेंस कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, समझ गए। तो मैं एक जगह सोच के चारों में कॉपी कर दूं तो बोल दूं जैसे यहां से यहां बढ़ा घटा वैसे यहां से यहां बढ़ेगा क्योंकि सिमेट्री है दोनों तरफ। तो मैं बोल दूं यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 आए और एक्सिस पे, तो 2 मैक्सिमा आया, 2 इधर 4, 2 ये 6, 2 ये 8 और एक्सिस पे 4, तो 8 और 4 12। तो मैं बोल दूं क्या यहां पे ये आ जाएंगे कितने, यहां पे पहले केस में फर्स्ट, ठीक है। तो 12 मैक्सिमा है ना, डिटेक्टर 12 तो मैक्सिमा डिटेक्ट करेगा, और मिनिमा तो बोल दूं यहां 3 लैम्डा या 2 लैम्डा, तो यहां पे बीच में 2.5 लैम्डा होगा, ये 2.5 लैम्डा 2.5 लैम्डा, यहां पे होगा बेटा 1.5 लैम्डा,
यह होगा 0.5 लैम्डा, तो ये 0.5, 1.5, 2 पॉइंट, तो बोल दो 3 मिनिमा यहां आ गए, तो है ना, तो 3 ही आ गए, तो मैं बोल दूं चारों कोऑर्डिनेट में मिला कितने, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, सिमेट्री है देखो, है ना 12, तो 12 मैक्सिमा और 12 मिनिमा। ये 12 मैक्सिमास एंड 12 मिनिमा वुड बी देयर। बोलो अच्छा, 2.5 लैम्डा के लिए, 2.5 लैम्डा के लिए क्या होगा, आ जाओ, ठीक है। 2.5 लैम्डा के लिए क्या होगा, तो जब यहां 2.5 लैम्डा होगा तो यहां पे 2.5 लैम्डा आएगा पार्ट डिफरेंस या 0, तो 2.5 के बाद 2.5 पे डिस्ट्रक्टिव होगा क्योंकि दिस इज ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। 2.5 क्या होता है, 2 प्लस आधा, तो ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, 2.5, फिर 2 आएगा, फिर 1.5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर आधा आएगा और फिर 0 आएगा, बस। तो उस हिसाब से एक तरफ देख के चारों तरफ कॉपी कर लेना। सर समझ में आ गई, ये एक बार ट्राई करके आएंगे आप, बाकी इसकी अगले टर्न पे बात करेंगे। क्लियर है बेटा?